प्यारे विद्यार्थियों, अब रिवीजन का काम शुरू है। हम दूसरा अध्याय लेखन कला और शहरी जीवन के बारे में आज रिवाइज करने जा रहे हैं, जिसके भाग एक में हम मेसोपोटामिया और उसके भूगोल के बारे में तथा शहरीकरण कैसे सबसे पहले मेसोपोटामिया में आया उसके बारे में यहाँ पर रिवाइज करने जा रहे हैं। वैसे तो हमने पहले पढ़ा है इसके बारे में, इस अध्याय के बारे में, और आपने नोटबुक में भी इसको ज़रूर लिखा होगा, कुछ याद भी किया होगा। लेकिन जब हम रिवीजन अब करने जा रहे हैं तो इसमें आपको और आसानी हो जाएगी। जो कुछ पॉइंट्स क्लियर करने को रह गए थे पहले, वो और क्लियर हो सकते हैं। तो रिवीजन का काम जैसे जैसे अब चलेगा, आप पूरी तन्मयता से इसका पूरा लाभ उठाएं। तो आज मेसोपोटामिया, जैसा कि हमने पहले पढ़ा है, ये सबसे प्राचीन नगर पूरे विश्व में बने हैं। तो वो मेसोपोटामिया एक प्राचीन सभ्यता, लगभग 3000 ईसा पूर्व, 3000 वर्ष ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया नाम की एक सभ्यता, जिसे आज इराक के नाम से जाना जाता है, खाड़ी के देशों में, वह एक प्राचीन सभ्यता उस समय हुई। और ये जो मेसोपोटामिया है, ये यूनानी दो शब्दों से मिलकर बना है। यूनानी शब्द है मेसोस और पोटेमस। मेसोस का मतलब है बीच में या मध्य में, और पोटेमस का मतलब नदियों को वहाँ यूनानी भाषा में कहते हैं। तो दो नदियों के बीच बसा हुआ ये एक सभ्यता थी, जिसे मेसोपोटामिया का नाम दिया गया। और ये जो दो नदियां थी जिनके बीच ये मेसोपोटामिया बसे थे, मेसोपोटामिया तो एक सभ्यता थी, उसके अनेक नगर वहां पर बसे थे। तो ये जो दो नदियां थी वे दजला और फरात, दजला और फरात, दजला लगभग 1850 किलोमीटर लंबी और फरात लगभग 2350 किलोमीटर लंबी। लेकिन जो दजला नदी है, उसका उसका जो बहाव था, बड़ी तेज गति से ये चलती थी, तीव्र बहाव था। और इसीलिए इसके जो तट थे वो कटे फटे थे। और जो फरात है वो लंबी नदी है, लेकिन उसकी जो बहाव है, जो गति है, वह इतनी अधिक नहीं है। इसीलिए जो ज्यादातर नगर है वह फरात नदी के किनारे बसे थे। आज इराक के नाम से मेसोपोटामिया को जाना जाता है। और जो ये दजला और फरात दो नदियां जिसके बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा है, वो आर्मेनिया, आर्मेनिया देश है, जहां एक पर्वत है तोरूस। ये बर्फ से ढका हुआ, पूरे वर्ष बर्फ से ढका हुआ पर्वत है, और वहां से ये दोनों नदियां दजला और फरात निकलती है। मेसोपोटामिया का जो पूर्वोत्तर भाग है, उसके नीचे ऊंचे नीचे मैदान वहां पर है। पूर्वोत्तर भाग में मैदान है, लेकिन कहीं पर ऊंचाई है, कहीं मैदान भी है, तो ऊंचे नीचे मैदान है। और यहाँ 7000 ईसा पूर्व में खेती आरंभ हो गई थी। ये उपजाऊ जमीन थी, जो पूर्वोत्तर के जो ऊंचे नीचे मैदान थे, यहाँ नदियों का पानी सिंचाई के लिए भी था, इसीलिए 7000 ईसा पूर्व वहां पर खेती आरंभ हो गई थी। और जो मेसोपोटामिया का उत्तर का भाग है, वहाँ ऊंची भूमि थी, और उसमें स्टेपी के मैदान, जिसमें कि हरे भरे मैदान, जहाँ घास होती थी, चरागाह होती थी। इसीलिए ये चरागाह होने की वजह से, जहाँ पर घास, हरी भरे घास के मैदान थे ये, इसीलिए यहाँ पर पशुपालन व्यवसाय उत्तर भाग में पशुपालन हुआ करता था। और पूर्वोत्तर भाग में उपजाऊ जमीन, जहां 7000 ईसा पूर्व में खेती बाड़ी आरंभ हो गई थी। और जो मेसोपोटामिया का दक्षिण का भाग है, वह रेगिस्तान था। लेकिन रेगिस्तान भले ही था, वहां पर सिंचाई की व्यवस्था, दजला और फरात नदी की वजह से सिंचाई की उत्तम व्यवस्था थी। वहाँ खेती बाड़ी, फसलें बहुत अच्छी होती थी दक्षिण भाग में, भले ही वो रेगिस्तान था। और इसीलिए वहां पर अधिकतर नगर भी बसे, और लेखन कला का विकास भी दक्षिण भाग में ही सबसे पहले आरंभ हुआ था।
अनेक फसलें दक्षिण भाग में, मेसोपोटामिया का जो दक्षिण भाग है वहां अनेक फसलों का उत्पादन होता था। गेहूं, जौ, मटर, मसूर, ये प्रमुख वहां की फसलें रही है। और इसलिए वहां पर संपन्नता भी थी, दक्षिण भाग में समृद्धि भी वहां पर थी, और खजूर का उत्पादन भी वहां पर होता था। इराक का आज भी हम देखते हैं कि खजूर, इराक और खाड़ी के देशों का खजूर बहुत मशहूर पूरे विश्व में है। तो उस समय भी खजूर का उत्पादन मेसोपोटामिया में होता था। समृद्धि वहां पर होनी ही थी क्योंकि खेतीबाड़ी अच्छी थी, व्यापार भी होने लगा था। और इसीलिए ये जो मेसोपोटामिया है वह विदेशी आक्रमणों का भी एक शिकार बनता रहा है। वहां पर उनको कई आक्रमण सहन करने पड़े थे। ये थी अभी तक जो बात, वह मेसोपोटामिया, उसका अर्थ क्या है और उसकी भौगोलिक विशेषताएं क्या है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, मेसोपोटामिया और उसका भूगोल। ये 2 नंबर में भी इसके प्रश्न आ सकते हैं, 3 नंबर में भी इसकी कई बार पूछा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये मेसोपोटामिया और उसका भूगोल। अब बात आती है शहरीकरण सबसे पहले विकसित मेसोपोटामिया में क्यों हुआ। ये शहरीकरण या नगर होते क्या है, जहां पर अधिक आबादी रहती हो, अधिक सुविधाएं वहां पर उपलब्ध हो, एक कम क्षेत्रफल में अधिक जनसंख्या का घनत्व हो, उसी को हम नगर या शहर कहते हैं। वहां पर सभी सुविधाएं होती है, सड़कें होती हैं, सिंचाई की व्यवस्था, निकासी की व्यवस्था सुनियोजित तरीके से वहां पर निर्माण भवनों का होता है। वही शहरीकरण है। अब ये शहरीकरण के पीछे कारण क्या थे, क्यों शहरीकरण होता है। मेसोपोटामिया में लगभग 3000 ईसा पूर्व कांस्य युग में, जब हमारे सिंधु घाटी की सभ्यता भी उसी समय भारत में थी, तो ये कांस्य युग था। आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व या ईसा से 3000 वर्ष पूर्व ये कांस्य युग था। और उस समय मेसोपोटामिया में भी नगर बने। 3 प्रकार के नगर प्रमुख बने। एक तो धार्मिक नगर, जहां पर मंदिर थे और मंदिर के चारों तरफ जो नगर बसे वो धार्मिक नगर थे। या व्यापारिक नगर, जहां पर व्यापार के लिए, विशेष तौर से जहां जो दूसरे देशों के साथ व्यापार होता था, तो वो एक व्यापारिक नगर बन गए। और शाही नगर, जहां राजा, अधिकारी, वे सब रहते थे, वो शाही नगर कहलाए। अब ये शहरीकरण क्यों मेसोपोटामिया में हुआ, जैसा कि अभी तक हमने पढ़ा है, अत्यंत उत्पादक खेती। ये आपने इसके नोट्स भी बनाए हैं, वहां से आप उसको एक बार रीडिंग दीजिए, उसको याद करिए। अत्यंत उत्पादक खेती, दजला और फरात जहां से सिंचाई की व्यवस्था पूरी थी, फसलें अच्छी होती थी, व्यापार दूसरे देशों के साथ होने लग गया था, इसीलिए वहां पर धन दौलत भी आने लग गई और व्यापार के लिए कई व्यापारिक केंद्र बन गए। तो शहरीकरण तो होना ही था। जल परिवहन, दजला और फरात के माध्यम से नाव वगैरह जो है, एक स्थान से दूसरी जगह परिवहन होता था। वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम वो जल परिवहन के द्वारा होता था। और जल, जहां जहां दजला और फरात नदियां बहती थी, तो उसके किनारे कई नगर बसने लग गए थे। श्रम विभाजन, शहर में श्रम विभाजन की बड़ी डिवीजन ऑफ लेबर। वहां ऐसा नहीं है कि एक ही व्यक्ति सब काम करेगा, अनेक काम अनेक व्यक्तियों को द्वारा किए जाते हैं। जैसे मुद्राएं बनाने का काम है, तो मुद्रा बनाने के लिए उसके लिए धातु को की नक्काशी करना, उसके लिए अलग से एक व्यक्ति होगा। उसमें रंग करना है तो उसके लिए अलग से व्यक्ति होगा। उसको व्यापार को दूसरे स्थानों तक पहुंचाना है, परिवहन की व्यवस्था, उसके लिए अन्य व्यक्ति होंगे। तो अनेक व्यक्तियों को अनेक काम, अलग अलग काम दिए जाते हैं, जिससे कि शहरीकरण को बढ़ावा मिलता है। क्योंकि ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी अलग अलग कामों के लिए, तो जनसंख्या भी अधिक होने लगेगी और इसीलिए वहां पर शहर बन जाते हैं। मुद्राओं का प्रयोग, व्यापार के लिए मुद्राएं सबसे पहले मेसोपोटामिया में ही आरंभ हुई थी। और उन मुद्राओं के द्वारा व्यापार बढ़ा, व्यापार के द्वारा संपन्नता वहां पर आई। अनेक नगर इसी प्रकार से, क्योंकि शहर में जब भी आप लेन देन कुछ करते हैं, आदान प्रदान करता है, तो मुद्रा के द्वारा वो आदान प्रदान हुआ करता था। तो शहर के लिए मुद्राओं का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। राजाओं की सैन्य शक्ति,
राजा ने अपना नियंत्रण इन नगरों में करना शुरू कर दिया और उसके पास अ, सुदृढ़ सेना भी होती थी, उनके रहने के लिए स्थान की भी ज़रूरत होती थी। तो राजाओं के आदेश हर व्यक्ति को मानने होते थे। तो राजाओं ने सुनियोजित तरीके से इन नगरों को बसाया और उन्हीं की वजह से जो मेसोपोटामिया में सबसे पहले नगरीकरण हुआ, शहरीकरण हुआ, वो राजाओं की भी उसमें प्रमुख देन है। तो ये शहरीकरण के क्या कारण हैं, शहरीकरण क्यों होता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो इसके बारे में भी आपको स्मरण करना है, याद करना है। तो आज हम यही रिवाइज किया है हमने कि मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ क्या है, मेसोपोटामिया कौन सी दो नदियों के किनारे ये नगर बसे, मेसोपोटामिया की भौगोलिक विशेषताएं क्या थी, और शहरीकरण क्या होता है, तथा मेसोपोटामिया में शहरीकरण होने के पीछे क्या कारण थे। बहुत महत्वपूर्ण ये सब प्रश्न हैं। आप सभी ने इनको दोबारा से एक बार याद करना है, स्मरण करना है, और छोटे प्रश्न जो कार्यपत्रक में यहाँ पर दिए जा रहे हैं उन्हें एक बार पुनः अपनी नोटबुक में ज़रूर लिखना है, क्योंकि छोटे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो बार बार आप उन्हें लिखते रहेंगे, उन्हें याद करते रहेंगे, तो परीक्षा में आपको बहुत आसानी रहेगी। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।